हम सेट वन के अगले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें से दूसरे का क जो प्रश्न है वो इस साल सिलेबस से निकल गया है। दूसरा का ख है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालते हैं और x y का मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है, समीकरण 2 हो गया। अब देखते हैं विलोपन विधि में कि या तो x का गुणांक या तो y के गुणांक को बराबर करते हैं और उसको यदि दोनों समान है तो घटाते हैं, अगर असमान है तो जोड़ते हैं। यहाँ गुणा करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 2x इसमें भी है। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 यानी समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर प्लस हो गया, ये कट गया। ये कितना हो गया 7y बराबर कितना हो गया 35। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया 35/7, तो y बराबर 5 हो गया। y का मान निकल गया। फिर क्या करते हैं, y का मान या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख के या x का मान निकाल देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो जिसमें रखना रहता है उस समीकरण को पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3 गुणे और y के स्थान पर क्या मान रखेंगे 5 बराबर 11 हो गया, यानी 2x प्लस कितना हो गया 5 तिहाई 15 बराबर 11, यानी कि 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर कितना हो गया -4, तो x बराबर -4/2, यानी कि x बराबर -2। अब समीकरण के हल x बराबर कितना आया है -2, y बराबर कितना आया है 5। अब x और y का मान हम निकाल दिए। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है m का वही मान ज्ञात करने के लिए, तो x और y का मान समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, ठीक है, तो y के स्थान पर 5 भर देते हैं, यम गुणे x के स्थान पे -2 रख देते हैं प्लस 3। अब 3 को इधर भेज देते हैं, तो 5 - 3 इक्वल टू -2m, -2m बराबर कितना हो गया 2 हो गया, m बराबर 2/-2, m बराबर -1, यानी m का मान हमारा -1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं 2 का ग। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है तथा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। तो सॉल्व करते हैं। पहले हम एक त्रिभुज बना देते हैं, ABC। क्या कर रहा है, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि D और E पर प्रतिच्छेद करती है, तो ज्ञात में क्या चीजें दिया हुआ है, ज्ञात में
त्रिभुज ए बी सी में DE समांतर BC। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करने में लिखा ही रहता है AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ठीक है, रचना में क्या किए हैं, रचना में लिख लेंगे हम लोग D से E को मिलाया। अब चलते हैं उपपद में। उपपद में त्रिभुज ABC में DE समांतर किसके हैं, BC के, इसलिए थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु से भुजाओं का अनुपात किया गया, भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय में AD बाई BD बराबर AE बाई CE। AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। ठीक है, ये किससे प्राप्त हुआ है, थेल्स प्रमेय से। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक मिनट इसको देखा ही जाता है, इसमें जिसको बचाना रहता है, जैसे इसमें क्या है AD बचाना है, तो AD हमारा नीचे रहेगा तभी ये बचेगा। तो क्या करते हैं, पहले हम इसको उल्टा कर देते हैं, अर्थात BD बाई AD इज इक्वल टू CE बाई AE कर देते हैं। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ देते हैं, BD बटे AD प्लस 1 CE बटे AE प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का लसा कितना हो जाएगा AD, फिर ये गुणा कर देते हैं BD प्लस AD, इन दोनों का लसा क्या हो जाएगा AE, फिर ये गुणा कर देते हैं CE प्लस AE। अब देखते हैं BD और AD जुड़कर क्या हो जाएगा, BD और AD जुड़कर AB बन गया बटे AD, इधर का CE प्लस AE जुड़कर AC बन गया, AC बाई AE। अब इसको फिर उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा AD बटे AB इज इक्वल टू AE बाई AC। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 1 का घ, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना सॉल्व करते हैं, माना भिन्न का अंश क्या है x और हर y है। ठीक है, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हमारा अंश बटे हर होता है, तो अंश क्या है x और हर क्या है y, यानी भिन्न हमारा x बटे y हो गया। अब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कर रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है, यानी एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से घटाया जाता है। तो अंश हमारा कितना है x, उससे 1 घटाया जाता है, तो हर में कोई परिवर्तन नहीं, तो हर को वैसे ही लिख देते हैं। अब क्रिया गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो गया 3x, फिर इसमें गुणा किए तो -3 बराबर कितना हो गया y, अंदर भेज देते हैं, इसको उठा के इधर भेज देते हैं, यानी कि 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर A। अब द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं, द्वितीय शर्त क्या कर रहा है,
कि वह 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। कब होता है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अंश में कोई जोड़ नहीं या घटाना नहीं है, अंश को ऐसे ही लिख दिए, हर में 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो y + 8 हो गया। फिर ये गुणा कर देते हैं, कितना हो गया? 4x बराबर y + 8। y को अंदर भेज देते हैं, तो 4x - y बराबर 8। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। तो देखते हैं इसके गुणांकों को। तो देख रहे हैं यहाँ पर -y है, यहाँ पर भी -y है, दोनों का गुणांक समान है। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 - 2 से समीकरण 1 क्या है? 3x - y बराबर 3 है, और ये 4x - y बराबर हमारा 8 है। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस से कट गया। तो 3x प्लस में है और 4x माइनस में है, तो माइनस क्या बचेगा? -x। यहाँ पर माइनस कितना बचेगा? 5 बचेगा, यानी कि x बराबर 5 हो गया। अब x का मान या तो समीकरण 1 में भरते हैं या तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 को पहले उतार देते हैं, कितना है? 3x - y बराबर 3। तो x की जगह क्या भरना है? 5 भरना है। तो 3 × 5 - y बराबर 3। तो 5 यही हो गया, 15 - y बराबर 3। पक्षांतर कर देते हैं 15 को, तो क्या हो जाएगा? -y बराबर 3, और ये +15 इधर गया तो -15 हो गया। तो -y बराबर कितना हो गया? -12 हो गया। तो y बराबर हमारा +12 हो गया। अतः भिन्न क्या माना गया था? x/y। x का मान कितना हमारा है? 5, और y का मान कितना है? 12। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। हाँ, अब अगले प्रश्न में 2 का अंग, समीकरण x + 1/x = 3, x ≠ 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले समीकरणों को पहले सही रूप में बना दिया जाए। x + 1/x = कितना है? 3। इसका एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? x। 3 गुणा कर देते हैं, x² + 1 बराबर कितना? 3। 3 गुणा कर देते हैं, x² + 1 बराबर हमारा कितना हो गया? 3x। अंदर कर देते हैं, तो x² - 3x + 1 बराबर 0। अब देखते हैं क्या इसके मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक। इसका पता कैसे करते हैं? विविधकर से पता करते हैं। तो विविधकर d बराबर, पहले a का मान देख लिया जाए। a बराबर 1 हो गया। a क्या होता है? x² का गुणांक होता है। और b क्या है? -3 है। c कितना है? 1 है। तो विविधकर d = क्या होता है? b² - 4ac। b का मान -3 का होल वर्ग -4 × a का मान 1, और c का मान भी 1 है। -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस कितना हो गया? 9। 4 × 9 4, कितना हो गया? 5। d का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो d > क्या है? 0। इसलिए समीकरण के मूल क्या है? वास्तविक है। समीकरण के मूल वास्तविक है। ठीक है, जब वास्तविक है तो उन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए श्रीधराचार्य का सूत्र है x बराबर -b ± कड़ी में b² - 4ac बाई कितना है? 2a, यानी कि x = b का मान कितना है? -3 है। तो -3 हो गया, प्लस माइनस। अब देखेंगे b² - 4ac, यानी d का मान हमारा क्या है? b² - 4ac। इसका मान कितना है? 5 है। हम क्या करेंगे? 5 रख देंगे। बाई कितना है?
2 इंटू ए का मान कितना है 1 है, यानी कि x बराबर माइनस माइनस से प्लस हो गया 3 प्लस माइनस कड़ी में कितना है 5/2। इस समीकरण के कितने मूल हैं 2 मूल हैं, प्लस लेंगे तो एक प्लस के साथ होगा, माइनस लेंगे तो एक माइनस, अर्थात इस समीकरण के 2 मूल हैं। अब अगले प्रश्न में चलते हैं 2 का चौ। इसमें दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इनकी बारंबारता जो दिया है 5, x, 20, 15, y और 5। कह रहा है यदि माध्यिका 28.5 है और कुल बारंबारता जो दिया है 60 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, हम पहले से बना चुके हैं वर्ग अंतराल का कॉलम और बारंबारता। अब निकालते हैं इसमें संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में पहले क्या करेंगे, संचय में संचय करते हैं संचयी बारंबारता में। तो ये पहले 5 को लिख देंगे, अब ये 5 जाके अगले पद में जुड़ेगा, क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो गया। फिर 5 ये x प्लस 5 जाके 20 में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 25 हो गया। अब x प्लस 25 फिर 15 में जाके जुड़ेगा तो x प्लस 25 और 15 कितना हो गया 40 हो गया। फिर 40 जाके x प्लस 40 जाके y में जुड़ा, अर्थात x प्लस y प्लस 40। फिर x प्लस वाई प्लस 40 जाके 5 में भी जुड़ गया तो x प्लस वाई प्लस 45, 40 और 5 45 हो गया। और इन देखो क्या है कुल बारंबारता, यानी इसकी कुल बारंबारता n बराबर कितना दे दिया है 60 दिया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि n बराबर कितना हमारा है 60 है, ठीक है। अब n का मान ये पूरा जो संचय होता है जो बारंबारताओं का योग होता है ये कौन सी संख्या होती है, यही x प्लस वाई प्लस 45, ठीक है। अब क्या करते हैं ये इसका ये जो x प्लस वाई प्लस 45 है वो किसके बराबर है 60 के बराबर है, इसलिए x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। अब 45 को इधर भेज देते हैं, अर्थात x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 में से 4 घट गया यानी 15 हो गया। x प्लस वाई बराबर 15, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखा जाए यहाँ से n/2 भी निकाल दिया जाए क्योंकि सूत्र में जरूरत पड़ेगा ना, n/2 अर्थात 60/2 कितना हो गया 30 हो गया। चूंकि माध्यक कितना दिया है, माध्यक मतलब माध्यिका कितना दिया है 28.5। अब 28.5 दिया है तो देखा जाएगा जो ये 28.5 है किस वर्ग अंतराल में आ रहा है, 28.5 इसी वर्ग अंतराल में आ रहा है। फिर किसी में ये स्मॉल एफ हो जाता है इस लाइन में, और इसके ऊपर वाला भी क्या होता है कैपिटल एफ होता है। तो ये हमारा L1 निम्न, ये वाला उच्च होता है। तो निम्न वाला कितना है L1 यानी 20 और L2 कितना है 30 है, और स्मॉल एफ कितना है 20, कैपिटल एफ कितना है x प्लस 5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सूत्र लगा देंगे। माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई स्मॉल एफ n/2 माइनस कैपिटल एफ। माध्यिका कितना दिया है 28.5, यहाँ लिखते हैं 28.5। L1 कितना है 20 है, L2 कितना है 30 माइनस 20 बटे स्मॉल एफ कितना है 20। n/2 का मान कितना है, n/2 का मान 30 है, माइनस कैपिटल एफ का मान क्या है x प्लस 5 है, x प्लस 5 इसको क्वेश्चन में लिख देंगे और 20 को इधर भेज देते हैं तो 28 माइनस 5, 28.5 माइनस 20 हो गया बराबर 30 में से 20 घट जाएगा तो 10/20 हो गया, और 30 माइनस इसको कोष्टक तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो गया, ठीक है। ये घट जाएगा तो कितना होगा 8.5 बराबर 8.5 बराबर कितना हो गया, ये कट जाएगा इससे 1/2 हो गया, और ये घट जाएगा 30 में से 5 घट जाएगा तो 25 बच गया, 25 माइनस x, इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो 8 दूनी 16 1 17 हो गया,
17 बराबर 25 माइनस यक्स। पहचानते करते हैं इसको इधर, इसको उठा के इधर भेज देते हैं। इसको इधर भेजेंगे तो यक्स, ये 25 और 17 इधर जाएगा तो कितना हो गया -17। तो एक्स बराबर 25 में 17 घटाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, अब यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो वाई का मान निकल जाएगा। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यही है ना, यक्स प्लस वाई बराबर 15 है। यक्स का मान कितना निकाले हैं 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर 15 माइनस 8, यानी वाई बराबर कितना हो गया 7। अर्थात इसका आंसर यक्स बराबर 5 और वाई बराबर 7 हो। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो ये देखा जाए, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है, तो माना सॉल्व करते हैं। माना घन के कोर की लंबाई a है। ठीक है, चूंकि घन का आयतन बराबर कितना दिया है 64 दिया, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है a क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। a क्यूब बराबर 64, यानी a क्यूब बराबर किसका घन है 4 का, अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा 4, घनमूल हो गया, a का मान मिल गया। अब ये यानी दोनों घनों के प्रत्येक कोर की लंबाई कितना हो गया 4-4 सेमी हो गया। ठीक है, 4-4 सेमी का हो गया। अब चूंकि दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो लिख दिया जाए उसको। चूंकि दो घनों को मिलाकर संलग्न फलकों, दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इसलिए प्राप्त घनाभ की विमाएं क्रमशः क्या क्या हो जाएंगी, यल बराबर, अगर हम लंबाई की तरफ जोड़ देते हैं इनके फलकों को, तो इसकी कोर की लंबाई कितना है 4 है, तो 4 प्लस 4 यानी यल बराबर कितना हो गया 8 सेमी हो गया। चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 सेमी हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 सेमी हो गया। तो पूछा क्या है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2LB प्लस BH प्लस HL। मान यहां रख देते हैं, 2L का मान कितना है 8 है, गुणे B का मान कितना है 4 प्लस 4 गुणे H का मान 4 प्लस 4 गुणे 4 8 है, यल का मान कितना है 8 है, 2 8 चौको हो गया 32, 4 चौको 16, फिर 8 चौको 32। ठीक है, यानी 2 गुणे ये तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 0 हो गया, 4 3 7 1 8, 80 हो गया, यानी 8 दूनी 16 सेमी स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब तीसरे में अथवा प्रश्न है। तो दिया हुआ है कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेमी है
एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3/5/9 सेमी ऊपर बढ़ जाता है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इसके आकृति को बना देते हैं। इसमें एक कोई बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, मान लो इतना पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है इतना। इसमें एक गोले को यहाँ पर रख दिया, डाल दिया जाता है, ठीक है, जिसका व्यास कितना दिया है, व्यास कितना दिया है 12 सेमी, ठीक है। तो गोले का व्यास 12 सेमी है, इसलिए त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें गोले को रखा जाता है तो जितना स्थान यहाँ पर ये घेरेगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा। मान लेते हैं पानी की सतह क्या हो गया, पहले इतना था, अब उठकर यहाँ से यहाँ तक यह आ गया। अब इसकी ऊंचाई दे दिया है 3/5/9, अर्थात कितना हो गया 27/5 32/9 सेमी, अर्थात इतना पानी ये ऊपर उठ जा रहा है। अर्थात जो यही आयतन यानी पानी का जो आयतन है, ये उठा हुआ जो आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या पहले मान लेते हैं कि त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी ऊंचाई की कोई गारंटी नहीं कितना ऊंचाई होगा, तो पानी की सतह ऊपर उठ रहा है। प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार देखो इसमें जब गोला इसमें डाला जाएगा, जितना स्थान ये घेरेगा उतना ही पानी ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या बन रहा है, मतलब प्रश्नानुसार क्या बनेगा कि गोले का आयतन बराबर बेलन में उठे पानी का आयतन, क्या होगा, गोले का आयतन बराबर बेलन में या बेलनाकार बर्तन में उठे पानी का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या को हम किससे दिखाए हैं, आर से दिखाए हैं, तो स्मॉल आर ही लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलनाकार बर्तन में उठे पानी का आयतन, तो आयतन का सूत्र बेलन का ही सूत्र लगाएंगे, पाई इसकी त्रिज्या कितना है आर स्क्वायर, इसका एच, पाई से पाई को हम काट देते हैं, 4/3 इसकी त्रिज्या कितना है 6 है, तो 6 × 6 इसकी त्रिज्या नहीं मालूम है, त्रिज्या रहने देते हैं। अब पानी देखो, पानी की यही ऊंचाई उठी हुई है, पानी है इतना ऊपर उठ जा रहा है पानी, यानी ये क्या हो जाएगा एच का मान हो जाएगा, एच का मान कितना हो गया 32/9 हो गया। तो क्या करते हैं 4 से काट देते हैं, 4 × 9 4, 4/32, इसको 3 से काट देते हैं, 3 × 9 3, 3 दूनी 6। अब कितना बच रहा है गुणा करके लिख दिया जाए, कितना हो रहा है ये सजा के 36 दूनी 72 बराबर आर स्क्वायर गुणे 8/9/1 है, 8 × 9 8, 8 × 9 72, तिरिया गुणा कर देते हैं या एक बार और लिख देते हैं, 9/1 बराबर आर स्क्वायर बटे 9, तिरिया गुणा कर दो, तो आर स्क्वायर बराबर 9 81, आर बराबर कितना हो जाएगा कड़ी में 81, अर्थात आर बराबर कितना हो गया 9 सेमी। इसके बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितना आर बराबर हमारा हो गया 9 सेमी। तो पूछा क्या गया है व्यास क्या हो गया, इसलिए या अतः लिख देते हैं, अतः बेलनाकार
बर्तन का व्यास बराबर 2 गुणे आर, यानी 2 गुणे कैपिटल आर माने थे, कैपिटल आर ही लिखेंगे। 2 गुणे आर का मान कितना है 9, 9 दूनी 18 से क्या हो गया, आंसर हो गया।